अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 460वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद होकर तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम हमारे मुल्क का कंपैरिज़न दुनिया के दूसरे मुल्कों से करेंगे तो तरक्की के मामले में हम लोग हमारे इंडिया के बराबर जिन मुल्कों को आज़ादी मिली थी, अगर उनको देखेंगे तो हम उनसे तकरीबन 100-150 या अगर मैं यूँ कहूँ कि 200 साल पीछे है तो मेरी बात में मुबालगा नहीं होगा। मैं खाली एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। हमारे मुल्क को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और हमारे मुल्क के आज़ादी के एक साल बाद यानी 15 अगस्त को ही 1948 को साउथ कोरिया को आज़ादी मिली जापान से। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने जापान के पूरे टुकड़े कर दिया। ये साउथ कोरिया वगैरह सब पहले जापान का हिस्सा थे, तो पूरे कोरिया को जापान से अलग किया। ताइवान वगैरह ये जितना भी उस इलाके का वो जो इलाका है, वहाँ के बहुत सारे मुल्कों को अमेरिका ने आज़ादी दिलाई। अब जब साउथ कोरिया हमारे साथ में आज़ाद हुआ तो वहाँ का हाल ये था, चूँकि जापान की ग़ुलामी में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो उन्होंने मार झेला था, पूरा मुल्क बर्बाद होया हुआ था। पूरा मुल्क, लोगों के पास खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। अच्छा चलो, हमारे मुल्क में तो सिर्फ़ 3 मौसम हैं, बारिश है, सर्दी है और गर्मी है। हमारे यहाँ पे बारिश के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ है, बाकी गर्मी और सर्दी में, सर्दी हमारे यहाँ कुछ इतनी शिद्दत की होती नहीं है, हम लोग काम चला लेते हैं। मगर अब साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर इतनी शिद्दत की वहाँ पे सर्दी होती है, बारिश भी वैसी ही होती है, क्योंकि उसके पूरे तीनों तरफ से जो है समंदर है। अब बारिश है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बावजूद वहाँ की कौम ने मुकाबला किया और उसके बाद उन लोगों ने अपना जो दुश्मन था जापान के साथ में जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जापान की जो ताकत है, अपने को उससे बड़ी ताकत बनना है। और फिर वो एकसुई के साथ वहाँ की पूरी कौम मेहनत के अंदर और दुनिया में अपने आप को मनवाने के अंदर जो है लग गई। और उसके बाद आज की डेट में साउथ कोरिया जापान से 4 कदम आगे निकल चुका है तरक्की के अंदर। जापान के पास अगर सोनी कंपनी थी तो साउथ कोरिया वालों ने अपनी कंपनी सैमसंग और एलजी को उस लेवल पे पहुंचाया, उस मकाम पे, उस मर्तबे पे पहुंचाया। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ का हमारा मुल्क है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक आज तक तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सैमसंग के मोबाइल डिवाइसेस बिक चुके हैं। उसके अलावा हमारे घरों में कोई ना कोई चीज़, आप जायज़ा लो चारों तरफ नज़र घुमा के, एलजी, सैमसंग या हुंडई, ये हुंडई कंपनी जो है ये भी साउथ कोरिया की ही है। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको अपने घरों में नज़र आएगा। यानी छोटा सा मुल्क, आबादी कितनी वहाँ की आबादी हमारे महाराष्ट्र से आधी। महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ है और साउथ कोरिया की आबादी जो है वो 5 या 5.5 करोड़ है। आप सोचो, इतना छोटा सा मुल्क, और रकबा अगर देखेंगे रकबे के एतबार से तो भी उसका कोई हमारे हिंदुस्तान के किसी एक स्टेट से भी हम बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की कौम ने जब ठान लिया कि हमारे मुल्क को जब आज़ादी मिली है जापान से, तो हम जापान को ये दिखा के रहेंगे कि हम उससे 4 कदम कैसे आगे हैं। और आज उन्होंने दिखा दिया। आज दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर लोग होंडा की बजाय हुंडई की गाड़ियाँ ख़रीदना पसंद करते हैं। लोग सोनी की बजाय सैमसंग का मोबाइल ख़रीदना पसंद करते हैं। लोग पैनासोनिक के डिवाइसेस और घर की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने की बजाय एलजी की चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि मनवाया उन्होंने। जितनी आबादी नहीं, उससे 50 गुना ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने फैला दिया। और वहाँ का जो जीडीपी रेट है पूरी दुनिया के अंदर, हम देखेंगे हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा, यानी तकरीबन $50
पर पर्सन वहाँ की रोज़ाना की आमदनी है। यानी हमारे यहाँ के हिसाब से देखें तो वहाँ का एक आदमी डेली 3,500 रुपये से ऊपर कमाता है। गरीबी नहीं, फाका कशी नहीं, पूरे मुल्क के अंदर तरक्की है। और उसी के कंपैरिजन में हमारे मुल्क को देखो, हमारे मुल्क के हालात साउथ कोरिया से बहुत अच्छे थे। जब हमको आज़ादी मिली हमारे यहाँ पे वो हालात नहीं थे, इसलिए कि मुग़लों ने हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से हुकूमत की, उन्होंने पूरे मुल्क को तरक्की के वो मकाम पे पहुँचाया कि मुग़लों के ज़माने में इंडिया वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे पावरफुल इकनॉमी समझा जाता था। सबसे बड़ी इकनॉमी उस ज़माने के अंदर फ्रांस थी, 2nd नंबर पे इंग्लैंड और 3रे नंबर पे इंडिया का नंबर आता था। इसीलिए अंग्रेज़, इसीलिए स्पेनिश, इसीलिए फ्रेंच, इसीलिए आप देखेंगे तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ यूरोपियन कौमों ने यहाँ पे बसने की कोशिशें की और तिजारती ताल्लुक़ात हिंदुस्तान के साथ में जोड़े। इसलिए कि उस ज़माने में इंडिया को गोल्डन स्पाइरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुग़लों के ज़माने में कोई फाका कश नहीं था। मुग़लों ने जगह जगह पे मुसाफिरों को रुकने के लिए सराय बनाए हुए थे, रास्ते थे, रोड थे। आज भी जीटी रोड जिसको कहा जाता है, जो कोलकाता से निकलकर लाहौर तक जाता है, गोल्डन ट्रंक जिसको रोड कहा जाता है, वो रोड भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। आप सोचो, आज से सैकड़ों साल पहले उस ज़माने में लोगों ने, मुसलमान बादशाहों ने ऐसे हाईवे बना दिए थे मुसाफिरों को आने जाने के लिए। और ये भी किताबों में मिलता है कि शेर शाह सूरी के ज़माने में पोस्टल का ऐसा सिस्टम था कि जो पोस्ट कलकत्ता से सुबह में निकलती थी वो दूसरे दिन सुबह तक पेशावर में पहुंच जाया करती थी। यानी इतने दूर तक उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था। बताने का मकसद ये है मोहतरम बुज़ुर्गों कि हमारा मुल्क पहले से तरक्की याफ्ता। उसके बाद में अंग्रेज़ भी जब आए तो अंग्रेज़ों ने खाली इंडिया को लूटा नहीं बल्कि दिया भी है। आज पूरी दुनिया में ये अंग्रेज़ों की मेहरबानी है कि रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क वो इंडिया के अंदर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें हमारे मुल्क के अंदर है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में जितने रेलवे स्टेशन हैं उतने रेलवे स्टेशन पूरे अफ्रीका रीजन में नहीं है, पूरे यूरोप रीजन में नहीं है। पूरे यूरोप के मुल्कों को मिला के भी अगर रेलवे स्टेशनों को गिना जाए तो उतने नहीं है जितने खाली अकेले हमारे इंडिया के अंदर है। वजह यह है कि अंग्रेज़ों ने अगर यहाँ से कुछ ले गए तो इस मुल्क को दिया भी। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लेकर आए, एजुकेशन लेकर आए। और वही अंग्रेज़ों की मेहरबानी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर छपता है। ख़ुद अंग्रेज़ों का अपना जो मुल्क है मुश्किल से उसकी आबादी 4.5 से 5 करोड़ होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे वहाँ की जितनी आबादी है उससे डबल यानी तकरीबन 12 से 15 करोड़ इंग्लिश न्यूज़पेपर पूरे मुल्क के अंदर छपते हैं, हमारे यहाँ पे प्रिंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है और सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे छपते हैं। रीज़न ये है अंग्रेज़ों ने भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत मेहनतें की। लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ मोहतरम बुज़ुर्गों? मुल्क जब आज़ाद हो गया हमको आज़ादी की कदर नहीं रही। जैसे साउथ कोरिया जैसे दूसरे मुल्क अपने मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए पूरी मेहनत में, पूरी जद्दोजहद में लग कर उन्होंने मुल्क को सोने के जैसा चमकाया। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आज़ादी मिलने के बाद जो आज़ादी की खुशी होती है उसमें हम लोग अपने मुल्क को ही लूटने में लग गए। लीडरों को, नेताओं को मौका मिल गया, लूटो, अपने मुल्क को लूटो और स्विस बैंकों में जाके अपना कैपिटल बढ़ाओ, वो इस काम में लग गए। फिर हमारे यहाँ पे जो भ्रष्ट नौकरशाही है, छोटे से छोटा काम भी बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर पैसे दिए कि आप नहीं करा सकते। हर जगह पे रिश्वत, हर जगह पे रिश्वत मांगने वालों ने और रिश्वत लूटने वालों ने क्या किया, हर जगह पे रिश्वत ले लेकर उन्होंने भी मुल्क का इतना बुरा हाल कर दिया कि आज भी हम यानी जो हालत में अंग्रेज़ हमको छोड़कर गए थे 70 साल के बाद उससे भी बदतर हालत में हम पहुंच गए हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं समझता हूँ अगर हम शाहों को बुरा भला कहे या लीडरों को बुरा भला कहे, उसमें हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये लोग मुल्क को लूटने में लगे हुए तो हम लोग आम पब्लिक है, अरे कम से कम हमारा काम है अपने मुल्क से मोहब्बत करे, अपने मुल्क के चीज़ों से मोहब्बत करे, अपने मुल्क से, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी चीज़ें हैं। मगर हो ये रहा है मोहतरम बुज़ुर्गों
जितना नुकसान हमारे मुल्क को हमारे लीडर्स, हमारे नौकरशाह नहीं पहुंचा रहे हैं, उतना नुकसान तुम्हारे मेरे जैसी आम पब्लिक मुल्क को पहुंचा रही है। हमको मोहब्बत नहीं है मुल्क से, मैं साफ साफ बोलता हूं। हम लोग दोगले और मुनाफिक लोग हैं। हम लोगों को मुल्क से मोहब्बत कब आती है? जब खाली इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, बस वो टाइम पे हमारी देशभक्ति देखना, उसके अलावा नहीं। या उसके अलावा अगर हमारी देशभक्ति अगर हमको देखना है तो जिस वक्त में बहुत सारे लोग जो फिल्म वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो सिनेमा शुरू होने से पहले जो जना गना मना पढ़ाया जाता है हमारा राष्ट्रीय गीत, उसी टाइम तक हमारी देशभक्ति रहती है। उसके अलावा हमारी देशभक्ति ख़त्म। वजह यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पिछले 3-4 दिनों में कुछ हादसे, कुछ वाक़ये ऐसे पेश आए कि मैं सोचने पे मजबूर हुआ, ये कैसे हम लोग हैं। खुद हमको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली मुल्क का कैपिटल, राजधानी, लोग वो जो पावर होता है, बिजली होती है, वो अकड़े डाल डाल कर, यानी चोरी करके, बिजली चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी क्या हमारे मुल्क में, हमारे इस्लामी शरीयत के हिसाब से तो हराम और नाजायज़ है ये। बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं कि मौलाना मस्जिद की मोटर अकड़े डाल के चालू कर सकते क्या? नहीं कर सकते, हराम है वो। मौलाना घर में सिगड़ी जला सकते क्या? हराम है, नाजायज़ है। तो गैर जो है उनके पास तो कोई मसला है ही नहीं। अब वो अकड़े डालकर बिजली चोरी कर रहे थे, और वो बिजली चोरी रोकने के लिए बेचारे एक इंजीनियर साहब पहुँचे वहाँ पे। अब वो जो इंजीनियर साहब अपने साथियों के साथ में पहुँचे, और वो इंजीनियर साहब ने जब लोगों से कहा कि भाई तुम लोग आंकड़े निकालो, हम लोग जो है जितने आंकड़े डालने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, तो उस इलाके के लोग उन इंजीनियर साहब को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। देखो हमारा मुल्क, ये है हमारी देशभक्ति। और वो बेचारा गरीब जो इंजीनियर था, हिमांशु सिन्हा उनका नाम था, वो अपने साथियों के साथ में गाड़ी में बैठे और वहाँ से भागने लगे। गांव वालों की दादागिरी, भाईगिरी देखो, उस मोहल्ले के इलाके के लोगों ने उतने पे भी बस नहीं किया। इंजीनियर साहब का और उनके गाड़ी का पीछा किया। यहाँ तक के इंजीनियर साहब का जो ड्राइवर था वो जान बचाने के चक्कर में इतना स्पीड में गाड़ी भगाने लगा कि उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, और वो इंजीनियर साहब बेचारे जगह पे फौत हो गए, और उनके साथ में जितने साथी थे वो सारे ज़ख्मी हो गए। यह है हमारा मुल्क। हमारे माननीय रेलवे मिनिस्टर, वो हमारे महाराष्ट्र के ही है, कोकण के, सुरेश प्रभु, उन्होंने सोचा, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि यार चलो कम से कम हम बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, तो अपनी ट्रेन को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, थोड़ा उसके अंदर इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लाइन पर, यानी मुंबई से गोवा के लिए एक ट्रेन शुरू की, तेजस एक्सप्रेस। और वो तेजस एक्सप्रेस जो शुरू की, उसको ऐसा बनाया अंदर से, उसमें स्क्रीन लगाए, उसके अंदर बेहतरीन इन्वायरमेंट पैदा किया। मगर देखो हमारी देश से मोहब्बत, कि वो तेजस एक्सप्रेस का जब ट्रायल हो रहा था, तो हमारे ऐसे देशभक्तों ने पत्थर उठा उठा के उसके नई गाड़ी, नई ट्रेन उसके कांच के ऊपर मार दिए। अभी क्या है ये? अरे हमको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। कितनी नीच और गिरी हुई हरकत है ये। हमने तो अपने ट्रेन के एक एक चीज़ को बचाना चाहिए। चलो पत्थर पे ही बस नहीं है। उसके बाद जब वो ट्रेन शुरू हो गई, तो फिर कुछ लोगों ने उसके अंदर के हेडफोन निकाल के, कुछ ने उसके अंदर से स्क्रीन निकाल के, यानी अभी पहले ही ट्रायल में, अभी यानी पहला ही चक्कर हो रहा था मुंबई से लेके गोवा तक, उसके दरमियान में ही 2-4 उसके स्क्रीन चुरा दिए। बहुत सौ ने उसके हेडफोन चुरा के अपने घर पे लेकर चले गए। एक नई ट्रेन शुरू हुई दिल्ली से लेके वाराणसी तक, सुनने को मिला कि लोगों ने उसके अंदर स्क्रीन लगे हुए थे वो उखाड़ के, उसके आईने उखाड़ के, उसके अंदर जो वॉश बेसन होता है हाथ धोने के लिए वो उखाड़ उखाड़ के अपने घरों पे लेकर चले गए। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। क्या है ये जलील और नीच हरकतें। मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे हमारे बाजू में एक गरीब मुल्क नेपाल का की एक रिपोर्ट देख रहा था। वहाँ पे एक ट्रेन, वो भी इंडिया ने उनको दी हुई है, सालों से वो चलती है। वो ट्रेन के अंदर एक औरत जो बाहर कहीं और मुल्क की थी, उसने वहाँ के लोकल औरतों के सामने कहा कि तुम्हारी ऐसी कैसी ट्रेन है
ये ट्रेन तो बराबर टाइम पे चलती भी नहीं, इसमें सीटें भी बराबर नहीं। तो वहाँ की जो लोकल औरत थी उसने उस औरत को बुरा भला कहना शुरू किया, बाज़ाब्ता वो टीवी उस पर बताने लगे, वो लोग उसको गालियाँ देने लगी कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी ट्रेन है, हमको इससे मोहब्बत है, चाहे हमारी ट्रेन कैसी ही हो। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम लोगों का यही हाल है। सोचो ना, दुनिया कहाँ है, हम लोग क्यों इतना पीछे, इतना नीचे है? क्योंकि हमारी देशभक्ति खाली नाम की, हम चोर और लुटेरे हैं। मैं हमारे माननीय सुरेश प्रभु साहब से भी कहूँगा, अगर मेरा मैसेज उन तक पहुँचे, साहेब आमची लायकी नाही तेजस एक्सप्रेसची, नवीन गाड्यांची, बुलेट ट्रेनची, आम्हाला तोच हवाय। लोकल ट्रेनमध्ये धक्के खायचे, रेल्वे स्टेशनवरती 2-2, 3-3 तास बसायचा, तोच आम्हाला हवाय। आमच्यासाठी तुम्ही नवीन डेव्हलपमेंट करू नका, जे चाललं आहे ना त्यालाच तुम्ही व्यवस्थित आणि निवांत चालू दिया। हम लोग उसी के काम के हैं, हमारे अंदर नहीं है सलाहियत और नहीं है काबिलियत, हम लोग उसी लायकी के हैं, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। अरे खाली पॉलिटिशियन और नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है, तुम और मैं आम पब्लिक भी जिम्मेदार है। मर्सिडीज़ कार में जाने आने वालों को देखता हूँ मैं, रोडों पे रास्तों पे कचरा डालते हैं। साले बैल बैठे हुए 50-50 लाख की कार में, जानवर साले, अक्ल नहीं है उनको। कैरी बैगों में कचरे लाके रोड के किनारों पे फेंकते हैं या चलती गाड़ियों में फेंकते हैं, बॉटल फेंकते हैं। क्यों? मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, सारी ज़िम्मेदारी दूसरों पे ना थोपते हुए हम भी कुछ ज़िम्मेदारी ले। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।